नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। अब एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अज्ञात महिला की हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार, एसपी चन्नबसवन्ना एसएल ने कहा। बीदर उत्तर के कांग्रेस उम्मीदवार रहीम खान ने कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित किया। बीजेपी सरकार ने कर्नाटक को लूटा, सरकार लोगों को गरीब बनाना चाहती है, मैसूर रैली में प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह बयान दिया। बेंगलुरु 25 अप्रैल को दोपहर 12:17 पर जीरो शैडो डे मनाया गया। कर्नाटक चुनाव में डबल इंजन या रिवर्स गियर आप तय करें, शाह ने मतदाताओं से कहा। पीएम मोदी ने केरल को दी वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात, हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजनाथ सिंह है प्रधानमंत्री पद के सीरियस उम्मीदवार, सत्यपाल मलिक बोले उनके भाग्य में है तो पीएम जरूर बनेंगे। अब समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। बीदर जिले के पुलिस अधीक्षक चन्नबसवन्ना एसएल ने कहा कि बीदर तालुक के मंदकनल्ली गांव में 19 अप्रैल को मिली अज्ञात महिला की हत्या के मामले को सुलझाने में पुलिस विभाग को सफलता। ये बात उन्होंने मंगलवार को शहर के जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। मंदकनल्ली गांव के एक किसान की शिकायत पर बगदल थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। 19 अप्रैल की सुबह जब वह खेत में पानी लगाने जा रही थी तो एक अज्ञात महिला का शव मिला। बीदर ग्रामीण सर्कल भाकिया श्रीनिवास वी अल्लापुर और बगदल पीएसआई सुवर्णा के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम जो जांच करने गई थी, उसने पाया कि मृत महिला तेलंगाना राज्य के कामारेड्डी जिले के मोगाड़ की रहने वाली थी और महिला की अनुमानित उम्र लगभग 35 से 37 साल थी। महिला और आरोपी के बीच 15 साल से अवैध संबंध चल रहे थे। महिला पहले से ही शादीशुदा थी और उसके 2 बच्चे भी हैं। उसका पति मर चुका था। वहीं प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह हरकत इसलिए हुई क्योंकि महिला बार बार आरोपी को पैसे देने के लिए परेशान करती थी। आरोपी गन्ने की कटाई का काम करता था। उसने कहा कि अपराध के दिन वो महिला को भालकी तालुक में मरूड़ दरगाह जाने के लिए लाया था और फिर उसे बेदे मदकनल्ली दरगाह जाने के लिए यहाँ लाया। तो वहीं मदकनल्ली में शाम को जिस खेत में गन्ने की फसल काट रहा था वहाँ पानी की व्यवस्था है, तो उसने महिला को वहीं रख दिया और कहा चलो सुबह नहा धोकर भगवान के दर्शन कर लेते हैं। लगभग 1 बजे उसने 2 अन्य आरोपियों को बुलाया जो उसके रिश्तेदार हैं। उन सभी ने महिला की गर्दन को क्लच वायर से बांध दिया और शरीर में आग लगा दी और फरार। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस विभाग ने विभिन्न आयामों से जांच की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता भी हासिल की। एक आरोपी फरार है और उसका पता लगाने के लिए एक विशेष टीम पहले ही गठित की जा चुकी है। उन्होंने इस घटना में शामिल सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना की। इस मामले में पुलिस उप निरीक्षक बीदर केएम सतीश, बीदर ग्रामीण अंचल भाकपा श्रीनिवास वी इस मामले की जांच में शामिल अल्लापुर बगदल थाने के पीएसआई सुवर्णा सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। कैमरामैन संतोष के साथ संवाददाता खुशरू अहमद की रिपोर्ट। मोगामदनूर मंडल कामारेड्डी जिल्ಲೆಯವರಾಗಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕೊಲೆಯ ಆರೋಪಿ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಕೂಡ ಅದೇ ಊರಿನವನಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು। ಆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ದೂರ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮತ್ತು ಹಣ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆಗಾಗ ಹಣ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಸಂಬಂಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿ ಆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗುರುತಿಡಿಬಹುದು, ಬೇರೆ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶವದ ಏನಂದ್ರೆ ಪತ್ತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಲ್ಕಿ ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮರೂರು ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಮಂದಕನಹಳ್ಳಿ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಆರೋಪಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳಿರ್ತವೆ। बीदर उत्तर के कांग्रेस उम्मीदवार रहीम खान ने आज अपने फार्म हाउस कार्यालय परिसर में विभिन्न पार्टी के नेताओं को कांग्रेस में शामिल करते हुए सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर कांग्रेस का समर्थन करने और मतदाताओं को कांग्रेस की योजनाओं के बारे में जागरूक करने के लिए आग्रह किया गया। इस अवसर पर एमएलसी अरविंद कुमार अड़ली, जिला कांग्रेस के कार्यदर्शी मोहम्मद समी और जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष पूजा जॉर्ज सहित अन्य नेता आदि उपस्थित थे। कैमरामैन संतोष की कवरेज। तम्मेल्लरिगे नमस्कार। इवत्तु ನಮ್ಮ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಹಿಳಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಯಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೂಜಾ ಮೇಡಮ್
ಅವ್ರು ಹೊಸಬರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮೇಡಮ್ ವೆನಿಲಾ ಮೇಡಮ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಮೇನ್ ಇದು ಕರ್ತಾ ಧರ್ತಾ ಅರವಿಂದ್ ಅರ್ಲಿ जी ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ नमस्ते, मैं पूजा जॉर्ज, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट विमेंस विंग। हमने आज शिंदे मैडम को आप पार्टी से वेलकम किया है हमारे पार्टी में। हमने रहीम खान सर ने, अरविंद अरली सर ने, वनीला सूर्यवंशी मैम ने और सब अथॉरिटीज़ ने डिसाइड करके मैम को आज वेलकम किया है। उनके साथ उनके सपोर्टर्स 200 कार्यकर्ताज है और उनके साथ उनके और कुछ एक्स्ट्रा वोटर्स है। वो सब बोल रहे हैं मैडम खुले दिल से हमारे पार्टी में आए हैं। हमने उनको यहाँ पे आज वेलकम किया है। मैडम पहले आम बेंगलुरु पंजीकरण महानिरीक्षक एवं स्टाम्प आयुक्त डॉक्टर ममता बीआर ने कहा कि कावेरी 2.0 को सब रजिस्टर में सार्वजनिक रजिस्ट्रार के काम को सुविधाजनक बनाने के लिए लागू किया गया है। हाल ही में बीदर के वरिष्ठ उप रजिस्ट्रार ने कावेरी 2.0 कार्यान्वयन कार्यक्रम में भाग लिया और बात की। इस मौके पर कंप्यूटर विभाग के सहायक प्रबंधन महानिरीक्षक प्रभाकर एचएल कलबुर्गी, डिवीजन के नोडल अधिकारी जिला रजिस्ट्रार एमए हसीब, बीदर जिला रजिस्ट्रार ध्रुव्यानी मठ, बीदर सहायक नोडल अधिकारी और वरिष्ठ उप रजिस्ट्रार सुभाष होसल्ली और प्रथम श्रेणी सहायक रविचंद्र दर्गी, डीडीएस शाहीन बेगम, प्रोजेक्ट एएम विश्वनाथ, इंजीनियर दारा गोपाल कृष्ण विश्वनाथ, राजशेखर सीजी और कंप्यूटर ऑपरेटर और दस्तावेज लेखक, वकील, जनता और अन्य लोग उपस्थित थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और समाचारों के साथ। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एआईसीसी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को मैसूर में एक रैली में गारंटी दी कि कांग्रेस सत्ता में आने पर कर्नाटक का विकास करने और कर्नाटक मिल्क फेडरेशन यानी कि केएमएफ को मजबूत करने का प्रयास करे। हालांकि उन्होंने राज्य के लोगों से चुनाव में अपने अनुभव के आधार पर जाने और अपने वोटों को आधार बनाने का आग्रह किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी राज्य सरकार ने 40% कमीशन के साथ 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं और वे चाहते हैं कि लोग गरीब ही रहें ताकि वे सवाल न कर सके। वो मंगलवार को मैसूर जिले के टी नरसीपुर तालुक के हेलावारा हुंडी में आयोजित कांग्रेस की एक रैली में बोल रही। उन्होंने कहा कि भाजपा राज्य सरकार द्वारा लूटे गए पैसे से वे 100 एम्स, 30,000 स्मार्ट क्लास, 2025 किलोमीटर नेशनल हाईवे लाइन, 750 किलोमीटर मेट्रो लाइन और गरीबों के लिए 30 लाख घर बना सकते थे। वे अमीर कॉर्पोरेट्स का समर्थन कर रहे हैं। वे लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली छोटी से छोटी वस्तुओं के लिए भी जीएसटी वसूल रहे हैं। हर पद के लिए रेट फिक्स्ड है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए 35 से 40 लाख रुपए और जूनियर इंजीनियर के पद के लिए 20 लाख रुपए फिक्स्ड है। कांग्रेस नेता ने कहा कि ये भूमि यहाँ के लोगों और महान लोगों की संस्कृति और विचारों द्वारा बनाई गई है। ये देखकर दुख होता है कि जिस तरह से इस भूमि को लूटा जा रहा है। लोगों को ऐसी सरकार चुननी चाहिए जो उनकी समस्याओं को समझे, उनकी भलाई के लिए प्रयास करे, उनकी रक्षा करे, उनकी संस्कृति और उनके जीवन को रोशन करे। बेंगलुरु के निवासी मंगलवार 25 अप्रैल को एक अनोखी और दुर्लभ खगोलीय घटना दी जिसे जीरो शैडो डे के नाम से जाना जाता है। घटना के दौरान पूरे 1 मिनट के लिए दोपहर 12:17 पर जमीन से लंबवत सभी वस्तुओं से छाया गायब हो गई। जनता को इस आकर्षक घटना को समझने में मदद करने के लिए कोरमंगला में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स यानी कि IIA परिसर एक वार्ता की मेजबानी हुई। घटना JSD के दौरान छाया के गायब होने के पीछे के विज्ञान की व्याख्या
प्रदान की गई। जीरो शेडो डे घटना तब होती है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर आता है। इससे सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर लंबवत गिरती है। सूर्य के सीधे ऊपर की ओर होने से पृथ्वी की सतह पर कोई भी लंबवत वस्तु कोई छाया नहीं डालेगी। 25 अप्रैल 2023 को सूर्य बेंगलुरु में दोपहर 12:17 पर और 130 उत्तर अक्षांश के साथ सभी स्थानों पर ठीक ऊपर की ओर पहुंचता है। किसी भी लंबवत वस्तु की छाया उस पल में गायब हो जाएगी। जीरो शेडो डे 130 अक्षांश से दूर स्थानों पर अलग अलग दिनों में होता है। जवाहरलाल नेहरू तारामंडल ने एक प्रेस बयान में कहा कि तारामंडल के समन्वय में विज्ञान केंद्र जागरूकता फैलाने के लिए पूरे कर्नाटक में विभिन्न विज्ञान गतिविधि कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इन गतिविधियों में छात्रों के लिए कार्यशालाएं, पोस्टर प्रदर्शनियां, सूर्य की सतह की विशेषताओं को देखने के लिए दूरबीनों का उपयोग और सूर्य के धब्बे देखने के लिए सौर स्कोप का उपयोग शामिल होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कर्नाटक में सिर्फ बीजेपी ही सुरक्षित और टिकाऊ सरकार दे सकती है। हुबली में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि कर्नाटक के लोगों को भाजपा की डबल इंजन सरकार और कांग्रेस की रिवर्स गियर सरकार के बीच फैसला करना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के लिए इसे जारी रखा। कांग्रेस के लिए कर्नाटक का कल्याण महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो राज्य को एक एटीएम के रूप में देख रही है। जेडीएस वंशवाद की राजनीति करती है। पार्टी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ती है और बाद में सत्ता पाने के लिए उसी पार्टी से हाथ मिला लेती है। मैं कर्नाटक के लोगों से भाजपा को पूर्ण बहुमत देने की अपील करता हूं। कांग्रेस ने विभिन्न मामलों में गिरफ्तार पीएफआई सदस्यों को विशेष सुविधा प्रदान की थी, लेकिन अब भाजपा ने सुनिश्चित कर लिया है कि देश विरोधी तत्वों पर लगाम लगे। एनआईए कर्नाटक में 24 मामलों की जांच कर रही है। कांग्रेस ने हमेशा कित्तूर कर्नाटक क्षेत्र का अपमान किया है। राज्य और पड़ोसी गोवा में एक ही सरकार होने के बावजूद कांग्रेस महादयी मुद्दों का हल नहीं ढूंढ पाई। जब किसानों ने महादयी से पानी की मांग की तो कांग्रेस सरकार ने नवलगुंड में किसानों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। भाजपा सरकार सभी को न्याय देगी। वैसे तो आज से विड्रॉल का समय समाप्त होने के बाद कल से एक्चुअल चुनाव शुरू होगा। आज भारतीय जनता पार्टी की पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और नए कर्नाटक का नारा लेकर हम चुनाव में उतरे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बना कांग्रेस की रिवर्स गियर सरकार, ये तय करने का कर्नाटक की जनता के लिए चुनाव है। और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में डबल इंजन की सरकार के अब तक 4 साल में जो फायदे कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक के गरीबों को और कर्नाटक के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को हुआ है, इसके साथ एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के मतदाताओं से 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत देने का अनुरोध किया। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि 120 सीटें जीतना भी काफी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त का खतरा है। किसी व्यक्ति का नाम लिए बगैर खड़गे ने कहा कि भले ही हमें सरकार बनाने के लिए 113 सीटों की जरूरत, लेकिन 120 सीटें भी काफी नहीं है, क्योंकि वे हमारे विधायकों की खरीद फरोख्त करते हैं। उन्होंने हमारे विधायकों को चुराकर राज्य में सरकार बनाई। इसी तरह गोवा में विधायकों की चोरी हुई। हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि चोरों का खतरा है। मैं किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए हमने 150 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। एक स्थिर सरकार देश और नागरिकों के लिए अच्छी हो। खड़गे ने यह भी कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में इसकी सभी गारंटियों को मंजूरी दी जाएगी। हमें गृह ज्योति लागू करेंगे, जिसके तहत हर घर को प्रतिमाह 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। गृह लक्ष्मी, जिसके तहत घर की प्रत्येक महिला मुखिया को प्रति माह 2000 रूपए दिए जाएंगे। युवा निधि, जिसके तहत बेरोजगार स्नातकों को 3000 रूपए प्रति माह और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1500 रूपए प्रति माह और अन्ना भाग्य के तहत बीपीएल परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किलो चावल मुफ्त दिए जाएंगे।
यहाँ पर रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए। समाचारों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी। उन्होंने तिरुवनंतपुरम में इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देश की 16वीं और केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस तिरुवनंतपुरम से कासरगोड की पटरियों पर दौड़ने लगी। इस वंदे भारत एक्सप्रेस को पहले तिरुवनंतपुरम से कन्नूर के बीच ही चलाने की योजना थी, लेकिन बाद में इसे कासरगोड तक बढ़ाया गया। पीएम मोदी ने सुबह 10:30 बजे तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने से पहले उन्होंने ट्रेन की एक कोच के अंदर स्कूली बच्चों के एक समूह के साथ बातचीत। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी ट्रेन के अंदर छात्रों के साथ बातचीत करते हुए नजर आए। बच्चों ने इस दौरान मोदी को उनके द्वारा बनाई गई प्रधानमंत्री और वंदे भारत एक्सप्रेस की पेंटिंग भी दिखाई। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को प्रधानमंत्री पद का सीरियस उम्मीदवार बताते हुए कहा कि अगर उनके भाग्य में है तो वो प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। मलिक ने ये भी कहा कि उन्होंने पुलवामा आतंकी हमले का मुद्दा इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दिन भी उठाया था और बाद में भी उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह किसानों का मुद्दा भी उन्होंने समय समय पर उठाया है। बता दें कि मलिक ने हाल ही में एक इंटरव्यू में पुलवामा हमले के बारे में कहा था कि केंद्र सरकार की विफलता थी। उनके इस बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सवाल किया था कि जब मलिक राज्यपाल थे तब उन्होंने कुछ क्यों नहीं कहा था। सीकर के दौरे पर आए मलिक ने सोमवार को कहा, मैंने तब भी पुलवामा मुद्दे को उठाया था, उसी दिन, अगले दिन और फिर बाद में भी कई बार उठाया था। जब मैं राज्यपाल था तब भी मैंने किसानों का मुद्दा उठाया था। ये कहना गलत है कि जब मैं पद से हट गया तब मैंने ये उठाया। गौरतलब है कि पुलवामा जिले के अवंतीपोरा में 14 फरवरी 2019 को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय सुरक्षा कर्मियों को ले जाने वाले सीआरपीएफ के वाहनों के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 40 भारतीय सुरक्षा कर्मी शहीद हो गए थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गृह मंत्रालय यानी कि एमएचए ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी के एसपी विशाल गर्ग को निलंबित कर दिया। सूत्रों के मुताबिक एसपी विशाल पर मणिपुर से जुड़े एक मामले में रिश्वत लेने का आरोप लगा था। इस आरोप के साबित होने के बाद मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसपी विशाल गर्ग को सस्पेंड किया है। इसके साथ ही उनके ऑफिस को भी सील कर दिया गया है। एनआईए ने वरिष्ठ अधिकारी के परिसरों पर छापा मारा और उसके बाद एनआईए मुख्यालय में उनके कार्यालय को सील कर दिया गया। एनआईए ने मामले की जांच के लिए एक टीम भी गठित की है। करीब 2 साल पहले विशाल गर्ग पर लश्कर प्रमुख हाफिज सईद से जुड़े एक फंडिंग मामले में दिल्ली के एक व्यवसायी से 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया। हालांकि गर्ग समेत 2 अन्य को इस मामले में क्लीन चिट भी मिल गई है। इसके बाद एक व्यवसायी ने आरोप लगाया था कि अधिकारियों ने हाफिज सईद के फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन से जुड़े एक आतंकी मामले में उसका नाम नहीं लेने के लिए 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। इस संबंध में एनआईए ने जुलाई 2018 में मामला दर्ज किया था। एनआईए से निलंबित एसपी विशाल गर्ग 2007 के समझौता और अजमेर विस्फोट मामले की जांच कर रहे जांच दल का हिस्सा रहे। 2018-19 में विशाल गर्ग द्वारा हाफिज सईद के एनजीओ फलाह-ए-इंसानियत के भारत में कई मदरसों को वित्त पोषण के संबंध में भी जांच की गई थी। क्या देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर महाराष्ट्र में सीएम की कुर्सी संभालेंगे? अंदर खाने जो भी सियासत चल रही है उससे यही सवाल उभर कर सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक चुनाव की वोटिंग 10 मई को खत्म होने के बाद महाराष्ट्र में कभी भी बड़ा उलटफेर हो सकता है। सूत्रों की माने तो देवेंद्र फडणवीस फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं अजीत पवार और अपने समर्थकों के साथ बीजेपी सरकार में शामिल। बदली हुई स्थिति में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। बीजेपी ने जो अंदरूनी रैंडम सर्वे कराए हैं उसके मुताबिक अनुमान है कि लोकसभा के लिए बीजेपी को 48 में से 22 से 25 सीटों पर
ही जीत मिलेगी। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को साथ लेकर भी बीजेपी को फायदा होता नहीं दिखाई दे रहा। वहीं उद्धव ठाकरे के साथ कैडर भी है और सहानुभूति भी है। वहीं महाविकास अघाड़ी एक साथ चुनाव लड़े तो बीजेपी को नुकसान होने की बात सामने आई। यही कारण है कि अब बीजेपी राज्य की कमान अपने हाथ लेकर जल्द महाविकास अघाड़ी में फूट का लाभ और राज्य की सत्ता अपने हाथ में लेना चाहती है। चलिए अब देखते हैं समाचार विदेशी। नेपाल से दुबई जा रहे एक यात्री विमान ने सोमवार को काठमांडू की त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ान भरने के तुरंत बाद आग फ्लाई दुबई के विमान के इंजन में लगी थी। खबर है कि फ्लाई दुबई के विमान के इंजन में खराबी आई थी। जब आग की लपटें छोड़ता विमान हवा में था तब इसके अंदर 160 से ज्यादा यात्री। इस विमान का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में काठमांडू एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के तुरंत बाद दुबई जाने वाली इस फ्लाइट के एक इंजन से आग की लपटें निकलती दिखाई दे रही है। एयरपोर्ट के सूत्रों ने बताया कि दुबई जा रहे फ्लाइट दुबई के विमान के एक इंजन में खराबी की सूचना मिलने के बाद प्लेन वापस लौट आया और धारके में आसमान में चक्कर लगाने लगा। इस दौरान पायलट्स ने कंट्रोल टावर से कहा कि सभी संकेतक सामान्य होने का पता चलने के बाद वे आगे बढ़े। एक निजी टेलीविजन समाचार चैनल ने नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के उप निदेशक के हवाले से कहा, दिक्कत का सामना करने के बाद विमान के इंजन को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया और अब ये काठमांडू हवाई अड्डे पर उतरे बिना गंतव्य की ओर बढ़ रहा है। विमान ने त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सुबह 9:20 पर उड़ान भरी थी। संस्कृति, पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री सुदान किराती ने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा कि फ्लाई दुबई विमान सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य के लिए उड़ान भर रहा है और सभी से चिंता न करने का आग्रह भी किया। सूडान हिंसा में फंसे भारतीयों की सुरक्षित घर वापसी के लिए ऑपरेशन कावेरी को अब तेज कर दिया गया है। इससे मुश्किलों में फंसे देश के लोगों को सूडान से जल्द निकाला जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार ने हिंसा प्रभावित सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया था और इसकी निगरानी केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन करेंगे। यहाँ युवम सम्मेलन में लोगों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि केरल का बेटा मुरलीधरन फंसे हुए लोगों को वापस लाने के अभियान की निगरानी करें। प्रधानमंत्री केरल के 2 दिवसीय दौरे हैं, जहां वे वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने और राज्य के प्रभावशाली ईसाई समुदाय के शीर्ष पादरियों के साथ बैठक सहित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। सूडान निकासी अभियान की शुरुआत की घोषणा दिन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की थी। भारत ने रविवार को कहा था कि फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने की आकस्मिक योजना के तहत उसने भारतीय वायुसेना के 2 परिवहन विमानों को सऊदी अरब के शहर जेद्दा में और एक नौसैनिक पोत को सूडान के एक प्रमुख बंदरगाह पर तैनात किया है। चलिए अब एक नजर डालते हैं फिल्मों के समाचारों। विद्या बालन और आशा भोसले को मिला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। स्वर कोकिला की गिफ्ट की साड़ी पहनकर पहुंची एक्ट्रेस। अब समाचार खेल जगत से है। टीम इंडिया के ऐलान से बढ़ी रोहित शर्मा की टेंशन। बीसीसीआई ने रखा बड़ा सस्पेंस। और आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। इस साल अल नीनो से सूखे जैसे हालात, उपज में कमी और खाद्यान्न के दामों में वृद्धि की संभावना जताई गई है वित्त मंत्रालय के द्वारा। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। अज्ञात महिला की हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार। एसपी चन्न बसवन्ना एसएल ने कहा। बीदर उत्तर के कांग्रेस उम्मीदवार रहीम खान ने कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित किया। बीजेपी सरकार ने कर्नाटक को लूटा, सरकार लोगों को गरीब बनाना चाहती है। मैसूर रैली में प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह बयान दिया। बेंगलुरु 25 अप्रैल को दोपहर 12:17 पर जीरो शैडो डे मनाया गया। कर्नाटक चुनाव में डबल इंजन या रिवर्स गियर आप तय करें, शाह ने मतदाताओं से कहा। पीएम मोदी ने केरल को दी वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात, हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजनाथ सिंह है प्रधानमंत्री पद के सीरियस उम्मीदवार। सत्यपाल मलिक बोले उनके भाग्य में है तो पीएम जरूर बनेंगे। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। रात 10 बजे देखें केपी कर्नाटका न्यूज बुलेटिन। धन्यवाद।